Hello students, I have some important tips for physics board exam scheduled on 21st Feb. Before I give you some most expected 20 important questions. मेरा पहला पॉइंट है बच्चों, रीडिंग टाइम जो आप लोगों को 15 मिनट्स का मिलता है 10:15 से 10:30 तक। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट ही काफ़ी स्ट्रेसफुल है, वो रीडिंग टाइम हेल्प कम कर रहा है बच्चों में और स्ट्रेस ज़्यादा कर रहा है। इन द वे बच्चे ने क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, MCQs डिफ़िकल्ट लगे, सेक्शन बी में पहुंचा, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भूल गया, ये तो मैं छोड़ के आया था, सेक्शन सी देखा। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, 15 मिनट के बाद बच्चे को लगा कि मेरे को तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते ही नहीं है, और जो आते थे वो बच्चा इसमें फिर भूल जाता है। ये मैंने अपने स्कूल के काफ़ी बच्चों में स्ट्रेस देखा, जो स्टूडियस टाइप के हैं उनमें भी, जो लर्निंग जिनकी शार्प है उनमें भी। तो मेरा सजेशन क्या है बच्चों कि आप पेपर को स्ट्रेट वे 10:30 पे ओपन करिए। आपको 10 o'clock पे आंसर शीट मिल जाएंगी। 10 o'clock से 10:30 तक आप आराम से OMR शीट को भरिए, और अगर पॉसिबल हो तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन्विजिलेटर से अगर पॉसिबिलिटी बने आंसर शीट पे बैक साइड में, क्योंकि आंसर शीट की आप टेप नहीं खोल सकते, रिवर्स करके बैक साइड में लिख लीजिए, लाइक कैपेसिटर्स की जो हमारे टेबल हैं, या एटम में डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की एनर्जी हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है भूल सकते हो, फटाफट एक जगह लिखते चले जाओ पेंसिल से। इमीडिएटली आप क्या करिए, जैसे 10:30 पे आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, आप क्वेश्चन पेपर ओपन करिए और सीधे सेक्शन ई पे आ जाइए। ये टेक्निक मैंने कुछ बच्चों को हाफ ईयरली में सजेस्ट करी थी, तो इससे बेटर रिजल्ट्स आए। अब मैं सभी बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब जब आप सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं 10:30 पे, तो काफ़ी बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, पेपर छूट जा रहा है या किसी सेक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने एक रैंडम मैंने एक शेड्यूल बनाया है टाइम मैनेजमेंट का। आपने 10:30 पे सेक्शन ई स्टार्ट करा, देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। आप 45 मिनट्स लीजिए, जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसका नंबर लिख के जगह छोड़ दीजिए। मीन सपोज 33A आता है, 33B नहीं आता, तो आप B का वो नेम लिखिए, छोड़ दीजिए। ये पूरा सेक्शन आपको 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, मीन्स 10:30 से 11:15। उसके बाद आप सेक्शन सी में आ जाइए, जिसमें 7 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ 45 मिनट्स, यानी आपने 11:15 बजे शुरू करा तो 12 बजे तक आपका ये सेक्शन सी 7 क्वेश्चंस जो आते हैं वो कर दीजिए, जो नहीं आते उसके लिए क्वेश्चन नंबर लिख के जगह छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन बी में एंटर करिए अराउंड 12 o'clock। इसके लिए मैं बच्चों आपको सजेस्ट करता हूँ 30 मिनट्स का टाइम। 30 मिनट्स के टाइम में, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच के, तो 5 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जितना भी आ रहा है स्टेप्स आ रहे हैं। 12:30 तक आपके ये 3 सेक्शन हो गए, और ये 3 सेक्शन कितने कवर अप हुए मार्क्स में, ये 15 मार्क्स हो गए आपके, ये 21 मार्क्स हो गए, और ये आपके 10 मार्क्स हो गए, मीन्स 46 मार्क्स का पेपर आपने 2 आवर्स में अटेम्प्ट कर लिया है। अब इसमें आपके 46 में से 40 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। अब हमारे बचे सेक्शन ए और सेक्शन डी।
उसके लिए बच्चों में 1 आवर असाइन कर रहा हूँ, यानी 12:30 से 12:30 टू 1:30। सेक्शन ए में क्या है आपके 16 MCQs हैं, और सेक्शन डी में क्या है 8 MCQ है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे भी आपका तरीका है, नहीं आता वो भी मैं भी आपको गाइड करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को कंप्लीट करने में। इंक्लूडिंग टॉपर्स का भी क्या हो रहा है कि टाइम का मिसमैनेजमेंट की वजह से पेपर छूट जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करके देखिए। अब इसके बाद बच्चों इस बार CBSE ने क्या करा है, दोनों साइड मार्जिन बना दिए हैं, वरना राइट साइड में आप लोग क्या होता था पेन से मार्जिन बनाते थे, और बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि राइट मार्जिन में आप लोग रफ वर्क करेंगे, आप RW लिख के रफ वर्क करिए और उसे कट कर दीजिए। तो आपको सेपरेटली रफ वर्क के लिए मार्जिन नहीं बनाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। जो आपका लेफ्ट मार्जिन है वो खाली क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कोई भी रफ वर्क आप नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर बीच में लिख देते हैं, वो अलाउड नहीं है। जो आपका लेफ्ट मार्जिन है उसके उधर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे जो MCQs करते हैं उसमें वो क्या करते हैं पेंसिल से या पेन से लाइन ड्रॉ करके उसी पेज पे आगे बढ़ जाते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 11th उन्होंने क्या करा, बीच में पार्टीशन करा, वो उधर लिख दिया। जो पार्टीशन के बाद आप लिखेंगे वो चेक नहीं होंगे, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन वही चेक होंगे जिनके क्वेश्चन नंबर लेफ्ट मार्जिन के लेफ्ट में लिखे हुए हैं आपके आंसर शीट के। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। डायग्राम सारे बच्चों पेंसिल से बनाने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ डायग्राम केवल और केवल पेंसिल से बनाइए। MCQs में मैं लैंग्वेज की तो बात नहीं करता, बट हमारे जितने साइंस सब्जेक्ट्स हैं MCQs में आप केवल ऑप्शंस लिखिए, उस ऑप्शन का डिटेल आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या हैबिट होती है कि ऑप्शन नहीं लिखते, पूरा डिटेल आंसर लिख देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, MCQ में खाली ऑप्शन ABCD लिख दीजिए, यानी सेक्शन ए में भी और केस स्टडी में भी आपका MCQ बेस्ड है। जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1, B, 2, C, 3, D। अगर आप कोई ऑप्शन चेंज करते हैं तो क्रॉस करके दूसरा ऑप्शन लिखिए, उसी पे पेन को ओवर राइटिंग मत करिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो ऑप्शन रीडेबल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको अगर MCQ में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के जगह छोड़ सकते हैं या ऑप्शन C लिख सकते हैं, यानी या तो आप कोई भी ऑप्शन नहीं लिखिए, ये भी एक बेस्ट सजेशन होता है, या आप ऑप्शन C लिख दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, जो आपका ऑप्शन आता है वो ऑप्शन बच्चों क्वेश्चंस के बीच में होता है, वो पार्ट्स के बीच में नहीं होता। मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसमें देखिए। अब इसमें आप देखिए कि जो ऑप्शन है वो या तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है और न्यूमेरिकल करना है, और या आपको वेव फ्रंट से लेकर नीचे तक के चारों पार्ट्स करने हैं। बहुत से बच्चे स्ट्रेस में क्या करते हैं, लेंस मेकर का फॉर्मूला डिराइव करा, उसके बाद उन्होंने वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखनी शुरू कर दी, हाइगन का कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी वेवलेट्स वो लिखना शुरू कर दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सेकंड पार्ट में नॉट अलाउड लिख के मार्क्स आपके कट कर देगा। तो आपको ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है, मीन्स या तो आप ऊपर वाले दोनों पार्ट्स करिए या नीचे वाले चारों पार्ट्स करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप नीचे वाला पार्ट्स कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन नंबर के नीचे और लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लेंस मेकर डिराइव कर रहे हैं और कन्वर्जिंग लेंस वाला फॉर्म क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सीधे क्वेश्चन नंबर 31 लिख दीजिए। लेकिन अगर आप डिफाइंड वेव फ्रंट यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 के नीचे और पार्ट कर दीजिए। बच्चों, हमारे पेपर में ऑन एन एवरेज अगर आप
4-5 साल का एवरेज देखें तो डेरिवेशंस और डेफिनेशंस अप्रॉक्स 28 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें कि लाइक वो डेरिवेशंस पूछेंगे या आपसे ये पूछते हैं कि डिफाइन वेव फ्रंट और डिफाइन स्टेट हाइगन प्रिंसिपल, स्टेट गॉस लॉ, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सब को हम थ्योरी माने तो ये अप्रॉक्स 28 मार्क्स का आ रहा है, जो कि काफ़ी गुड स्कोरिंग है। तो जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पार्ट भी वीक है उनको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ये कंसेप्ट्स और ये डेफिनेशंस और डेरिवेशंस अच्छी तरह आते हैं, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 20 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे देखिए वर्ड की शीट आ गई है, जिसमें कि 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने रिवर्स ऑर्डर में बच्चों करा है, क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर है वो 7 मार्क्स का स्कोरिंग चैप्टर है। तो पहला आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, देन सेकंड इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग सर्किट with its IV characteristic graph, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन का प्रोसेस वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। देन अगर मैं न्यूक्लियर वाले चैप्टर पे आ जाता हूँ तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल। उसके अलावा ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, देन बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट एंड डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एनर्जी का डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डुअल नेचर में जो 3 ग्राफ हैं, फोटो करंट वर्सेज इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, इसको आप लोग पक्की तरीके से करके जाइए। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और उसके जो 2 ग्राफ हैं इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस के, एक डिफ्रैक्शन का ग्राफ है, एक इंटरफेरेंस का ग्राफ है। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेरिवेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड है बच्चों इस साल, ये आपको मिलना चाहिए। देन डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, और हाइगन प्रिंसिपल को यूज करते हुए रेफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, refracting telescope and reflecting telescope, means refracting telescope and reflecting, that is Cassegrain telescope, and how this reflecting is better than refracting, that is most important. Refraction through prism along with the graph of minimum deviation, जो आप लोग लैब में भी बनाते हैं, लैब मैनुअल में, that is most important. Derivation of Miller formula and condition for TIR, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है इस साल। एसी चैप्टर में बच्चों एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर का डेरिवेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर में करंट रिएक्टेंस का डेरिवेशन और एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ या एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके फॉर्मूले और करंट सेंसिटिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये इस साल एक्सपेक्टेड है आपके ईयर में। बायो-सावर्ट लॉ एंड फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स, this is also important. Derivation of capacitance with dielectric, that is important, और सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equal to ANEVD, that is expected, एंड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये रिपीटेडली आ रहा है बच्चों। एंड लास्ट गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट एंड वायर और टॉर्क ऑन डाइपोल। फर्स्ट चैप्टर में इतने आप टॉपिक कर लीजिए, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि अगर आप
इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको अभी बताई हैं, आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ योर एग्जाम.